पॉलिटिकल कैरियर नहीं है या किसी नेता का कैरियर नहीं है, भारत का भविष्य दांव पर है। गांधी परिवार के बिना कांग्रेस की कल्पना आप करेंगे तो ऐसे ही होगा। वो हिरन जिनके सिर पे से सींग गायब हो गए उन्हें गधा कहा जाता है। लेकिन अब मौका है कि जब प्रियंका गांधी जी को ये जिम्मेवारी फुल टाइम लेनी चाहिए, 24/7 लेनी चाहिए कि कांग्रेस में जब प्रियंका गांधी जी इस जिम्मेवारी को संभालें तो उनके चारों तरफ नवरत्न ऐसे होने चाहिए जो कांग्रेस को डेडिकेटेड हो, राष्ट्र को समर्पित हो। देखिए, जब दीवार गिर रही होती है तो आप उसे पोस्टर चिपका के नहीं रोक सकते, प्लास्टर करना पड़ेगा, ईंटें बदलनी पड़ेंगी। तो कांग्रेस लगता है कि मुसीबतें बढ़ने वाली हैं इस 5 राज्यों के चुनाव के बाद, जिस तरीके से करारा झटका लगा है सबको विपक्षी नेताओं को। देखिए, दांव पर विपक्षी नेताओं का या बीजेपी का पॉलिटिकल कैरियर नहीं है या किसी नेता का कैरियर नहीं है, भारत का भविष्य दांव पर है। और जो आपने ये पूछा कि भाई CWC के अंदर ये आज मीटिंग भी हो रही है और कांग्रेस जो है वो अभी ऊहापोह में फंसी हुई है, तो ये बहुत साल से फंसी हुई है। अब की बार क्या हुआ कि राहुल जी विश्राम अवस्था में चले गए और प्रियंका जी ने आके कमान संभाल ली। तो ये एडहॉक पॉलिटिक्स जो है ये कांग्रेस को डैमेज कर रही है। अब तो प्रियंका जी के बच्चे भी बड़े हो लिए, मिसेस गांधी ने अपने परिवार की जिम्मेवारी भी और राजनीतिक जिम्मेवारी भी एक साथ संभाली थी। तो अब प्रियंका जी को इस मामले में, क्योंकि अगर हम ये कहें कि नेहरू गांधी परिवार के बिना कांग्रेस की कल्पना आप करेंगे तो ऐसे ही होगा। वो हिरन जिनके सिर पे से सींग गायब हो गए उन्हें गधा कहा जाता है। क्या सुना ना आपने कहावत, गधे के सिर पे सींग नहीं होते, अगर सींग हो जाए तो वो हिरन हो जाता है। सोनिया गांधी जी भारत की रहने वाली नहीं थी, वहाँ उनका जन्म नहीं हुआ था, भारत में उनका जन्म नहीं हुआ, वो बहू बनकर आई थी। उन्होंने जिम्मेवारी संभाली, उसके बाद वो सत्ता में भी लेके आई। लेकिन आज उनकी एज का फैक्टर है, आज उनका सबसे बड़ी चीज़ स्वास्थ्य का कारण है, तो वो उतना सक्रिय रूप और ये जिम्मेवारी को वो नहीं संभाल सकती। तो उनको विश्राम देना चाहिए, उनके संरक्षण में उनके अनुभव का लाभ उठाना चाहिए। राहुल जी बारंबार चाहे किसी भी वजह से, हालांकि उन्होंने एक बहुत बड़े कैंपेन को फेस करा और उन्हें पप्पू बनाने की कोशिश की गई, लेकिन उनके अंदर एक अच्छाई है कि उन्होंने अपनी असफलता को सफलता में बदलने के लिए किसी अपराधी का साथ नहीं लिया, कोई अपराधी मानसिकता नहीं ली, ना उन्होंने तोड़फोड़ की राजनीति करी, ना नफरत की राजनीति करी। लेकिन अब मौका है कि जब प्रियंका गांधी जी को ये जिम्मेवारी फुल टाइम लेनी चाहिए, 24/7 लेनी चाहिए, तो कांग्रेस के चारों तरफ। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि कांग्रेस में जब प्रियंका गांधी जी इस जिम्मेवारी को संभालें तो उनके चारों तरफ नवरत्न ऐसे होने चाहिए जो कांग्रेस को डेडिकेटेड हों, राष्ट्र को समर्पित हों। तो एक नई टीम पूरे राज्यों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इन्हें डेवलप करनी पड़ेगी। देखिए, जब दीवार गिर रही होती है तो आप उसे पोस्टर चिपका के नहीं रोक सकते, प्लास्टर करना पड़ेगा, ईंटें बदलनी पड़ेंगी। तो कांग्रेस को इस वक्त आत्ममंथन और चिंतन इस बात के ऊपर करना चाहिए और ये गंदगी अब की बार ही काट के, अभी 2 साल का समय इनके पास है और इनको अपने आप को मजबूत करना चाहिए। लेकिन संजय सिंह जी, सवाल तो ये भी उठ रहा है ना कि CWC की 4 घंटे करीब पूरा वार्ता हुआ, मीटिंगें चली, हाई कमान के साथ पूरी तरीके से मीटिंगें देखने को मिली, लेकिन लास्ट में मिला क्या? बताया जा रहा था कि सूरज हो सकता है इस बार पश्चिम से निकल जाएगा, पश्चिम से उग जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं, वहीं का वही रहा, फिर से हाई कमान के पास, उन्हीं लोगों के पास में रह गया। तो फिर हुआ क्या इस मंथन से? दूसरी राष्ट्रीय पार्टी है, सारे राज्यों में है, बहुत बड़ा बेस है, हाथी बीमार है लेकिन हाथी का पैर है, वो पूरे राष्ट्र में है। तो उनको अब अपने अंदर अपनी ताकत खोजनी पड़ेगी और कोई लोकप्रिय नेता लाने की या कोई ऐसा नाम लाने की चेष्टा करना उनके लिए गलत है। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था विपक्ष, कांग्रेस विपक्ष नहीं है, कांग्रेस विपक्ष का एक हिस्सा है, वो एक उसका घटक भर है। विपक्ष में आज की तारीख में अगर हम देखें तो 3 बातें ऐसी हुई हैं जिसने मोदी जी को और बीजेपी को डेंट मारा है, नुकसान पहुंचाया है। सबसे पहला है 2019 के अंदर जब महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे, तब बीजेपी वॉन द इलेक्शन एंड लॉस द गवर्नमेंट। वहाँ गठबंधन उनका शिवसेना के साथ चुना जाता है, लेकिन जीतने के बाद जब तक शपथ ग्रहण का नंबर आता तब तक शरद पवार साहब ने उस गठबंधन को तोड़वाया, उसमें अपनी पार्टी का गठबंधन कराया, कांग्रेस का गठबंधन करवाया और अपना कॉन्फिडेंस उन्होंने दिखाया। कोई जल्दबाजी में उन्होंने सरकार नहीं बनाई, किसी तरीके की घबराहट नहीं दिखाई और वो आज तक उस सरकार को चला रहे हैं। तो पहली बार जो राजनीतिक रूप से कांग्रेस की हार हुई, वो कांग्रेस की हार बम्बई पे हुई। बम्बई कैपिटल ऑफ इंडिया है, भारत की आर्थिक राजधानी है, बहुत महत्वपूर्ण है।
दूसरी हार उनकी हुई बीजेपी वालों की कलकत्ता जाके। वहाँ पे ममता बनर्जी जैसी ऊर्जावान, निडर और एक सुलझी हुई राजनीतिज्ञ थी। अगर वो सत्ता से बाहर होती तो बंगाल का रिजल्ट भी वही आता जो यूपी का आया है। लेकिन उन्होंने वहाँ पे इस दिल्ली की सरकार के प्रचंड आतंक को झेला, हमले को झेला, और जनता ने भी उनका साथ दिया। वो जानते थे कि ममता बनर्जी किस चीज़ के लिए राजनीति कर रही हैं, किस चीज़ के लिए लड़ रही हैं, और उन्होंने वहाँ पे मैंडेट के ज़रिए, वोट के ज़रिए बीजेपी को शिकस्त दे दी। ये बात सच है कि आज की तारीख में राष्ट्रीय पटल पे कोई भी नेता मोदी जी के घुटनों तक नहीं आता। लेकिन दिल्ली में जब ये किसान आंदोलन चल रहा था तो फेसलेस किसान पंजाब से उठ के चला, उसके साथ हरियाणा का किसान आया, उसके साथ यूपी का किसान आया, राजस्थान का किसान आया, और वो मोदी जी जिनके लिए कहा जाता था कि ये कभी कदम पीछे नहीं हटाते हैं, वो मोदी जी उस किसान के सामने से भागे। तो अब इस अराजनीतिक आक्रोश को, इस फोर्स को कैसे मैनेज किया जाए कि ये राजनीतिक हार में न बदले। यूपी में हमने देखा कि हम आक्रोश को कैश नहीं करा पाए, वोट में कन्वर्ट नहीं करा पाए। वहाँ पे उन्होंने पहले से मैनिपुलेशन कर लिया था, चाहे वो मायावती का तोड़ना हो, चाहे ईवीएम की सेटिंग हो, इस तरीके से उन्होंने ये कर लिया था। लेकिन अब हमें जो है वो ये दिख गया कि 3 जगह ये हार गई हैं। अब दिल्ली की पॉलिटिकल कैपिटल जो है हमारी, उसमें से इनको कैसे बाहर किया जाए। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो भारत के संविधान की व्यवस्था है, वो व्यवस्था जो है वो फेडरल की है, यूनिटरी की नहीं है। 1 नेशन 1 लीडर 1 मार्केट 1 करेंसी 1 नहीं। वो हमें अपना एमपी चुनना है। आज कोई नेता ऐसा नहीं है विपक्ष के पास जो मोदी जी को असम में भी हरा ले, बंगाल में भी हरा ले, उड़ीसा में भी हरा ले, कर्नाटक में भी हरा ले, राजस्थान में भी हरा ले। तो हमें इस वक्त ये चाहिए कि जो इन्हें तमिलनाडु में हरा सकता हो वो हमारे साथ है, जो केरल में हरा सकता हो वो हमारे साथ है, जो कर्नाटक में हरा सकता हो वो हमारे साथ है, जो महाराष्ट्र में हरा सकता हो वो हमारे साथ है। और जब हम इन्हें शिकस्त दे दें तो ये जो हराने वाले हैं ये मिलके अपना नेता चुने। भारत में अपना संसदीय दल का नेता चुना जाता है। भारत की जनता प्रधानमंत्री नहीं चुनती है, जो दल वहाँ पे जीत के पहुँचता है वो अपना संसदीय दल का नेता चुनती है। तो ये जीते हुए घटक मिलकर फिर उसमें से अपने आप को चुन लें, चाहे वो शरद पवार साहब हों, चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे स्टालिन साहब हों तमिलनाडु के, चाहे वो हमारे पास एक उदाहरण ऐसा भी है जिसके हम चर्चा नहीं करते क्योंकि हम लोग नॉन पॉलिटिकल कैरेक्टर हैं। नवीन पटनायक साहब 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। 20 साल से उन्होंने उड़ीसा को किस गरीबी से उठा के और किस मजबूती तक पहुंचाया है, ये परफॉर्मेंस है। बारंबार उन्हें हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री घोषित किया गया है और वो पॉपुलर पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ते हैं, बहुत सीरियसली और सिंसियरली काम करते हैं, तो वो भी एक कैंडिडेट हो सकते हैं। तो पहले हमें इनको हर राज्य में शिकस्त देनी चाहिए विपक्षी पार्टियों को साथ लेके, और उन्हें अपना संसदीय दल का नेता चुनना चाहिए। ये एकमात्र एक रास्ता है।